गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो न्यू यूनिट है। इसके अंदर क्या आती है? ऑपरेशन थिएटर। क्या आता है इसके अंदर? ऑपरेशन थिएटर। आज जो हम यूनिट डिस्कस करेंगे उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी? ऑपरेशन मतलब ओटी से रिलेटेड जो भी थिंग्स यहाँ पे इंक्लूड होंगी वो हम आज डिस्कस करेंगे। इन ऑपरेशन थिएटर को मतलब क्या होता है भाई? आप ऑपरेशन थिएटर किसको बोलते हो? ऐसा हॉस्पिटल का ऐसा रूम या एक सेटिंग या एक प्लेस जिसके अंदर जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक बीमारी के अंदर, जिसका तुरंत बीमारी का हम सर्जरी के द्वारा क्या कर सकते हैं? उचित ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो ही सिचुएशन या क्या बोलते हैं, प्लेस क्या कहलाता है? ऑपरेशन थिएटर। एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है किसकी? हॉस्पिटल सेटिंग की, जिसके अंदर इमरजेंसी के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग? एक पेशेंट को जैसी जरूरत होती है उसी दौरान उसी कंडीशन में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक उचित ट्रीटमेंट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन थिएटर। भाई ट्रीटमेंट तो हम हॉस्पिटल में देते ही देते हैं, बट ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्या करना पड़ता है? हॉस्पिटल के अंदर सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन के थ्रू जब आप किसी इंसान को ट्रीटमेंट देते हो उसी को आप क्या बोलते हो? ऑपरेशन। और जिस जगह पे दिया जाता है उसको आप क्या बोलते हो? थिएटर। भाई थिएटर किसको बोला जाता है? जिस जगह पे क्या किया जाएगा? ट्रीटमेंट दिया जाएगा। किसको? एक पेशेंट को, उसकी जरूरत के हिसाब से। उसी को आप क्या बोलते हो? ऑपरेशन थिएटर। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। यहां अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए कि ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, हॉस्पिटल की ऐसी सेटिंग होती है जहां एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है इसको। किसको? हॉस्पिटल की ऐसी सेटिंग जिसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और उस हिस्से के दौरान यहाँ रोगी को, मरीज को आवश्यकता अनुसार उसकी सर्जरी की जाती है। जब जैसे जैसे उस मरीज को जरूरत पड़ती है उस जरूरत के हिसाब से उस मरीज की क्या की जाती है? सर्जरी की जाती है। ऑपरेशन थिएटर इन्वायरमेंट का पूरी तरीके से स्टेराइल होना बहुत आवश्यक है। भाई जब जहां हम सर्जरी कर रहे हैं, अगर उस सर्जरी वाली जगह पे जितना भी एरिया है वो क्या हो? कंटामिनेटेड हो, मतलब संक्रमित हो। अब अगर आपने वहां पे चीर फाड़ करना उस पेशेंट का स्टार्ट कर दिया है, तो चीर फाड़ करने की वजह से बैक्टीरिया, वायरस या जो भी संक्रमित वातावरण या इन्वायरमेंट है उसके थ्रू कोई भी कंटामिनेटेड मटेरियल क्या हो सकता है? उस इंसिजन, उस वुंड या जो आपने कट लगाया उस कट के थ्रू उस इंसान की बॉडी के अंदर जा सकता है। इसलिए जरूरी क्या होता है? जहां सर्जरी की जाती है वो ऑपरेशन थिएटर क्या होना चाहिए? एकदम साफ सुथरा, हाइजीनिक और स्टेराइल होना चाहिए। अनस्टेराइल का मतलब होता है कंटामिनेशन, संक्रमण। स्टेराइल होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, वहां पे इंफेक्शन के कुछ भी चांसेस नहीं होने चाहिए। उसी को आप क्या बोलते हो? हॉस्पिटल सेटिंग। वो हिस्सा जहां पे क्या किया जाता है? एक पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार उसकी सर्जरी की जाती है। और ये ऑपरेशन थिएटर स्टेराइल होना चाहिए, पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ उपयोग में लिए जाने वाले प्रत्येक उपकरण, वहां का पर्यावरण, सर्जरी में योगदान देने वाले सर्जन, एनेस्थेसिया देने वाला जो सुन करता है ना शरीर को, वो एनेस्थेटिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, सारे लोग पूरी तरह संक्रमण रहित होने चाहिए। समझ में आ रहा है? इनके अंदर क्या होना चाहिए? इन्फेक्शन फ्री। किसी में भी जो भी कोई उपकरण है, वहां का एरिया है, वो जो रूम जहां पे ऑपरेशन हो रहा है वो, और उस ऑपरेशन के अंदर जितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो सारे क्या होने चाहिए? संक्रमण रहित होने चाहिए। समझ में आया? ऑपरेशन थिएटर में जो भी रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं, पैथोजन होते हैं, उनकी उपस्थिति होने पर ये आसानी से जो आपने सर्जिकल इंसिजन और कट लगाया है उस इंसान की बॉडी के अंदर
क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, और ये उस इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इज दैट क्लियर? कि ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी सेटिंग होती है जिसमें रोगी को उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी सर्जरी करते हैं। वो जो सर्जरी करते हैं वहां का एरिया तो साफ सुथरा होना ही चाहिए, वहां काम में ली जाने वाली सारी चीजें, वहां काम करने वाले सारे इंसान, जिसमें डॉक्टर हो गया, एनेस्थेटिस्ट हो गया, स्टाफ नर्स हो गई, या जो भी वहां काम कर रहे हैं, हर एक इंसान क्या होना चाहिए, स्टेराइल, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। किसी को भी, कोई भी, अगर मान लो किसी सर्दी जुकाम है किसी को, तो उसको भी आप अंदर नहीं ले जा सकते हो। क्यों? कि वो क्या कर सकता है, वहां अपने पैथोजन उस इंसान को दे सकता है जिसकी आप सर्जरी कर रहे हो। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है, एक इन्फेक्शन फैलाने का सबसे मोस्ट तरीका होता है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, इंसान की जिसकी सर्जरी कर रहे हो आप उसके अंदर वो कैसे भी करके प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी जगह मिल रही है, ओपन प्लेस मिल रहा है रे उसके अंदर, तो वो आराम से प्रवेश कर सकता है और वो उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऑलरेडी बीमार है और सर्जरी के दौरान आपने उसको और बीमारी दे दी, तो ये तो उसके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगी ना, घातक रहेगी कि नहीं रहेगी। ये क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर। समझ में आ रहा है? ऑपरेशन थिएटर की दीवारें, उसकी खिड़कियां, उसके दरवाजे, उसका फर्श, उसकी टेबल, जितने भी उपकरण है, मशीन वशीन, सब क्या होने चाहिए, स्टेराइल। समझ में आया? ऑपरेशन करने से पहले भी पूरी ओटी को स्टेराइल किया जाता है, ऑपरेशन करने के बाद में भी पूरी ओटी को, हर एक माइनर थिंग्स को क्या किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान की आपने सर्जरी की और वहां पे कुछ भी गलती कर दी आपने, उसको तो बाहर भेज दिया, अब उस ऑपरेशन थिएटर को आपने अच्छे से साफ सुथरा नहीं किया, दूसरे आदमी की आप सर्जरी करने जा रहे हो, तो उसके अंदर भी क्या कर सकते हो, आप संक्रमण फैला सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा ऐसा सेंसिटिव एरिया होता है हॉस्पिटल का जहां पे संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, 24 आवर्स स्टेराइल रखा जाता है, संक्रमण रहित रखा जाता है उसको। कब? 24 आवर्स, ताकि वो क्या करे, इन्फेक्शन ना फैलाए। इसी को बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हॉस्पिटल का और सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। इज दैट क्लियर? तो वहां की सारी चीजें क्या कर रखनी है अपने को, साफ सुथरी। अगर यहाँ ऑपरेशन थिएटर की परिभाषा, डेफिनेशन देखें, तो डेफिनेशन में भी वो चीज आती है कि ये हॉस्पिटल में स्थित वह स्थान होता है जहां पूर्ण विसंक्रमित, का मतलब स्टेराइल वातावरण में, स्टेराइल असेप्टिक टेक्निक के साथ जितने भी वांछित उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति हेतु रोगी की सर्जरी की जाती है। समझ में आया? रोगी की क्या की जाती है, सर्जरी। अरे ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल में स्थित वह जगह होती है, वह स्थान होता है जहां पे स्टेराइल वातावरण में, स्टेराइल टेक्निक के द्वारा, समझ में आ रहा है, मतलब बिना किसी संक्रमण के और बिना किसी संक्रमित उपकरण के एक हॉस्पिटल के अंदर एक रोगी की क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है। उसी को आप क्या बोलते हो, ऑपरेशन थिएटर बोला जाता है। इज दैट क्लियर? ये ऑपरेशन थिएटर को हम लोग ऑपरेटिंग कक्ष के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेटिंग रूम भी बोला जाता है। किसको? ऑपरेटिंग थिएटर को। समझ में आ रहा है? ऑपरेशन थिएटर को आप ऑपरेटिंग रूम के नाम से भी जान सकते हो। थिएटर का मतलब क्या होता है, रूम, एक ऐसा प्लेस। समझ में आ रहा है? खुले में तो नहीं होता है ना थिएटर, थिएटर तो बंद ही होता है चारों तरफ से। उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर और ऑपरेटिंग रूम। ये क्या हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करेंगे तो कुछ एरिया होते हैं किसके, ऑपरेशन थिएटर के। वो एरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर का सर्जिकल क्षेत्र कितने भागों में बंटा होता है, 3 भागों में। क्या? ऑपरेशन थिएटर का जो सर्जिकल क्षेत्र होता है वो कितने भागों में बंटा होता है, 3 भागों में बंटा होता है। पहला बोलते हैं अनस्ट्रिक्टेड या अप्रतिबंधित क्षेत्र,
अनरेस्ट्रिक्टेड और जहां पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्ध प्रतिबंधित या सेमी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, और लास्ट वन है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ये सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित है, यहाँ पे किसी को भी आना जाना अलाउ नहीं होता। ये वो एरिया होता है जहां पे एक डॉक्टर के द्वारा, एक नर्स के द्वारा अपने जो भी क्लॉथ होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन रूम के अंदर पहने जाते हैं, वो सारे किसके अंदर रखे जाते हैं? रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर। समझ में आ रहा है? ऑपरेशन थिएटर के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या बोलते हो? अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेमी रेस्ट्रिक्टेड का मतलब मतलब कुछ लोग जैसे नर्स वगैरह हो गई, डॉक्टर वगैरह हो गई, उनके लिए वो क्या हो सकता है? सेमी अनरेस्ट्रिक्टेड है, बट बाकी लोगों के लिए जैसे बाहर से वार्ड बॉय हो गया, उनके लिए वो क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड। मतलब आधे लोगों के लिए परमिशन होती है, आधे लोगों को परमिशन नहीं होती है। बट यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को परमिशन होती है जहां पे क्या? कपड़े वगैरह, कैप वगैरह, मास्क वगैरह, शू कवर आदि पहने जाते हैं। भाई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और ऑपरेशन करने जाने के समय जो एक डॉक्टर के द्वारा, एक नर्स के द्वारा जो भी कपड़े, क्लॉथ, जैसे गाउन हो गया, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गई, कैप हो गई, शूज वगैरह हो गए, ये सारे पहने जाते हैं किसमें? रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर। इसलिए इसमें किसी को भी परमिशन नहीं दी जाती, सिर्फ ऑपरेशन के टाइम पे जब वो डॉक्टर या नर्स के द्वारा वो पहने जाएंगे, वो ही इसके अंदर क्या कर सकते हैं? एंट्री ले सकते हैं। समझ में? बाकी डॉक्टर भी इसमें नहीं आ जा सकते, सिर्फ उसी टाइम पे जब उनको कपड़े पहनने हो, ऑपरेशन के टाइम पे। समझ में आए? तो ये क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ऑपरेटिंग रूम में जो भी फर्नीचर, ट्रॉली बैग, लाइट या जो भी अन्य उपकरण है, उनकी सफाई की प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। समझ में आया? जो भी ऑपरेटिंग रूम है जिसके अंदर, उसमें लकड़ी, जैसे फर्नीचर हो गया, बेड वेड हो गई, टेबल वेबल हो गई, गेट वेट हो गया, जो भी सारी चीजें हैं, मतलब उस रूम के अंदर हर एक माइनर चीज जो वहां पे मौजूद है, उसको हम सफाई 3 भागों में कर सकते हैं। पहला क्या? दिन के पहले ऑपरेशन से पहले। अरे जो दिन का पहला ऑपरेशन हो रहा है उससे पहले की सफाई, ऑपरेशन के बाद के पश्चात तथा दूसरे ऑपरेशन होने से पहले। अब एक ऑपरेशन हो गया है, दूसरा होने वाला है, तो पहले वाले ऑपरेशन के बाद और जो दूसरा होने वाला है उससे पहले जो सफाई की जाती है। और तीसरी, दिन की समाप्ति पर। समझ में आ रहा है? दिन की समाप्ति पर। तो यहाँ पहला क्या है? बिफोर फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द डे, दिन के पहले ऑपरेशन से पहले की सफाई। 2 ऑपरेशन के बीच में जो टाइम बचा है उस दौरान ऑपरेशन थिएटर की सफाई। और लास्ट में सारे ऑप्शन हो गए, सारे ऑपरेशन कर दिए गए हैं, लास्ट में जो उसकी सफाई की जाएगी, किसकी? ऑपरेशन थिएटर की, उसको बोलते हैं दिन की समाप्ति पर या एट द एंड ऑफ डे। दिन के अंत पे कि अब कोई सर्जरी नहीं होने वाली है, उस दौरान उसकी सफाई। ये 3 भागों में क्या किया जाता है? ऑपरेशन थिएटर की सफाई को या ऑपरेटिंग रूम की सफाई को बांटा जाता है। 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कि जो दिन का पहला ऑपरेशन होगा, उस पहले ऑपरेशन के दौरान क्या करते हैं हम लोग? दिन के प्रथम ऑपरेशन से पहले क्या करनी है? हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर की आपको क्या करनी है? सफाई करनी, मतलब स्टेराइल करना है उसको, संक्रमण फ्री करना है उसको। दिन के पहले ऑपरेशन से पूर्व ऑपरेटिंग रूम को तैयार करने की पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है? सर्कुलेटिंग नर्स की, जो वहां पे क्या करती है? इंस्ट्रूमेंट लाने ले जाने का, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, वो जो सर्कुलेटरी नर्स है उसका काम होता है। किसका? ऑपरेशन थिएटर की साफ सफाई करने का। और जो स्क्रब नर्स होती है, जो ऑपरेशन थिएटर की जो टेबल होती है, ऑपरेटिंग टेबल जिसमें पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं, वहां पास में खड़ी रहती है और डॉक्टर को क्या करती है? इंस्ट्रूमेंट पकड़ाती है। देखो 3 आदमी हो गए, डॉक्टर,
डॉक्टर के पास में स्क्रब नर्स और स्क्रब नर्स की हेल्प करने वाली सर्कुलेटरी नर्स। समझ में आ रहा है? सर्कुलेटरी नर्स किसको चीजें पकड़ाएगी? स्क्रब नर्स को। और स्क्रब नर्स किसको पकड़ाएगी? डॉक्टर को। इज दैट क्लियर? ये चीजें क्या होती हैं हॉस्पिटल में, वो जो लोग काम करते हैं उनको कहा जाता है। तो सर्कुलेटरी नर्स और जो स्क्रब नर्स होती है उनकी क्या होती है? जिम्मेदारी होती है किसकी? ऑपरेटिंग रूम को पूरी तरह से तैयार करने में। पूरी तरह से, भाई बना बनाया तो है, उसको वापस थोड़ी ना बनाना है। अरे वो तो बनाया है, बस उसको साफ सुथरा करना है। कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो इन दोनों की जिम्मेदारी होती है। कि जब सुबह सुबह 8 बजे क्या होने वाला है? ऑपरेशन होने वाला है, तो 7 बजे से पहले पहले पूरा ऑपरेशन थिएटर तैयार मिलना चाहिए डॉक्टर को। इज दैट क्लियर? हर एक चीज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ कब जरूरत पड़ेगी, ट्रॉली के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, कितने गॉज पीस चाहिए आपको, कितने नहीं चाहिए, कौन सा सीजर यहाँ पे काम आएगी, किस टाइम पे किसकी जरूरत पड़ सकती है, ये सारी प्रिपरेशन कौन करती है? ये दोनों की दोनों नर्स वहां पे करती है। क्योंकि ये नहीं है डॉक्टर ने तो पेट फाड़ दिया, अब बोल रहे हैं कि भाई वो चीजें लेके आओ सारी, अब पेट फाड़ के बैठे हो, नीडल है नहीं, सूचर है नहीं, और वेट कर रहे हैं आधे घंटे तक, वो ढूंढ रहे हैं। भाई कहाँ है? इतने में तो पेशेंट ही मर जाएगा। भाई जिस चीज को आपने ऑपरेशन किया है उसको बंद करना भी तो जरूरी है। कोई चीज कोई पकड़ने के लिए कुछ चाहिए, डॉक्टर आवाज पे आवाज लगा रहा है, नर्स ढूंढ रही है कि कहाँ रख दी, कैसे रख दी। ऐसी गलतियां हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब से बचने के लिए पहले से ही सारी प्रिपरेशन रखी जाती है कि ऑन द स्पॉट जब जिस चीज की जरूरत होगी, नर्स को इतना आइडिया होता है कि कौन सी चीज मैंने कहाँ रखी है, वो बिना देखे उसको उठा के डॉक्टर को पकड़ा देती है। ये होती है कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ ओटी, ऑपरेशन थिएटर की कंप्लीट प्रिपरेशन इसी को बोला जाता है। ये नहीं वो 5 मिनट तक ढूंढ रही है, यार कहाँ गया, मैंने तो यही रखा था, मैं लाई कि नहीं लाई, भूल गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी प्रिपरेशन किनके द्वारा की जाती है? इन दोनों नर्स के द्वारा। कब? जब भी कोई दूसरा पहला ऑपरेशन उस दिन का करना है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी किनकी होती है? इन दोनों की। इसमें क्या करती है एक नर्स? ऑपरेटिंग रूम के फर्श को साफ किया जाता है, साइड की दीवारों को किया जाता है, फर्नीचर को किया जाता है, जो भी आधारभूत चारों तरफ की चीजें होती है उन सब को क्या किया जाता है? स्वच्छ रखा जाता है। और उपयोग में नहीं लिए जाने वाले जो भी अतिरिक्त उपकरण या फर्नीचर है उन सब को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। जो जरूरत के सामान है उनको अपने पास रखो, बाकी जो जरूरत नहीं है उनको आप हटा दो। समझ में आ रहा है? तो जिस ऑपरेशन में जिस चीज की जरूरत पड़ती है वही चीज रखो, जो चीज नहीं चाहिए उसको वहां से हटा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? ये सारी क्या होती है? पहले दिन जब पहला ऑपरेशन होने वाला है उसके पहले जो तैयारियां की जा रही है वो किनके द्वारा? सर्कुलेटरी नर्स और स्क्रब नर्स के द्वारा की जाती है। कहाँ पे? ऑपरेशन थिएटर के अंदर। नेक्स्ट अगर सेकेंड वन की बात करें तो सेकेंड वाले में क्या होता है कि जब दूसरा ऑपरेशन होगा, पहला खत्म हो गया दूसरा होने वाला है, तो उन दोनों के बीच में कौन कौन सी आपको प्रिपरेशन करनी है? ऑपरेशन की समाप्ति के बाद सर्जिकल टीम के सभी सदस्य ऑपरेशन के दौरान उपयोग में लिए गए सभी उपकरण, एनेस्थेसिया, फर्नीचर, ओवरहेड ऑपरेटिंग लाइट, भाई जो सिर के ऊपर लाइट लगाई जा रही है, पेशेंट का एरिया, उसके आसपास का फर्श, उसके साइड की दीवारें, और जो भी पेशेंट को ले जाने वाला कार्ट है, मतलब जिसके ऊपर बैठा के पेशेंट को लेके जाया जाएगा, सुला के लेके जाएगा, उन सभी की क्या की जाती है? कंटामिनेटेड माने जाते हैं। और कंटामिनेटेड माने जाने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? इन सारी चीजों को क्या किया जाए? ऑपरेशन की समाप्ति के पश्चात इन सब को डिसइंफेक्टेड किया जाए। अरे एक ऑपरेशन हो गया, उस दौरान जितने भी डॉक्टर, एनेस्थेसिया लिया गया था, फर्नीचर था, जो भी लाइट काम में ली गई थी, पेशेंट का एरिया था, पेशेंट को जिस टेबल पे सुलाया गया था, साइड की दीवारें थी, जितने भी उपकरण थे सारे क्या हो गए? कंटामिनेटेड हो गए।
अब पेशेंट को बाहर भेज दिया गया है, दूसरे ऑपरेशन की तैयारी करनी है, तो वहां के लोगों की क्या जिम्मेदारी है, जितने भी ये कंटामिनेटेड चीजें थी इनको क्या करो, विसंक्रमण या डिसइंफेक्टेड करो। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑपरेशन प्रारंभ होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? दूसरा ऑपरेशन प्रारंभ होने वाला है, तो उससे पहले और पहले के बाद में जो दोनों के बीच में एक टाइम होता है, उस टाइम के दौरान पूरा ओटी वापस ऐसा तैयार हो जाना चाहिए कि अभी तक इसमें एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? दूसरे में भी वही कि जिस चीज की आपको जरूरत है वो चीजें रखो और जो नहीं चाहिए उनको हटा दो। दूसरे टाइम पे जब आप ऑपरेशन कर रहे हो उस टाइम पे आप पहले वाले सारे कपड़े सब रिमूव किए जाते हैं, दूसरे ऑपरेशन में दूसरे कपड़े पहने जाते हैं। ये नहीं आप पहले वाले पहन के खड़े हो, नो, कभी भी नहीं। आपको पहले के टाइम पे जो ऑपरेशन में आपने जितने भी कपड़े वपड़े कैप वैप जो भी शू कवर पहने थे सब रिमूव करने हैं, कहाँ, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, और दूसरे आपको पहन के आने हैं। इज दैट क्लियर? ये सारी क्या होती है दूसरे ऑपरेशन के पहले। तीसरे में बात करते हैं, तीसरे ऑपरेशन के दौरान वही चीज है, यहाँ पे तीसरे ऑपरेशन के लिए कोई अलग से स्पेशल चीज नहीं है, तीसरे में भी वही है कि लास्ट का ऑपरेशन है, सब ऑपरेशन हो गए, अब पूरा का पूरा ओटी क्या करना है, फ्यूमिगेट कर देना है। मतलब एक गैस मटेरियल होता है जो गैस के द्वारा क्या करते हैं, हॉस्पिटल वो जो भी ओटी होता है उसके अंदर वो गैस छोड़ दी जाती है, और उस गैस के द्वारा सारा का सारा एरिया क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? डिसइंफेक्टेड कर देना है, या फिर वही जो यहाँ साफ सफाई कर रहे थे वो सारी साफ सफाई करके ओटी को वापस वैसा का वैसा ही बना देना है कि सुबह जब आपको वापस क्या करना हो, ऑपरेशन करना हो, तो सारी चीजें आपको एकदम प्रिपेयर मिले। इज दैट क्लियर? जो लास्ट का ऑपरेशन हो गया, अब ओटी में कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला है, तो वापस ओटी को वैसा का वैसा बना दो कि सुबह के लिए एकदम से वो प्रिपेयर रहे। वही सारी साफ सफाई सब कुछ, जितने भी खराब कपड़े लॉन्ड्री में भेजो और वहां की एरिया की साफ सफाई करके सब कुछ, फिर डोर को क्या कर दो, क्लोज कर दो। सुबह जब ऑपरेशन करना हो तभी वहां पे आपको क्या करना है, उसको ओपन करना है। इज दैट क्लियर? ताकि कभी अगर आपने ये सारी चीजें कर दी, इमरजेंसी सिचुएशन बन गई कि रात को 1 बजे ऑपरेशन करना पड़ रहा है, आपको सारी चीजें ऑलरेडी पहले से साफ सुथरी मिलेंगी, तो आप तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ऑपरेशन प्लान कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग रूम को साफ सुथरा रखने के तरीके होते हैं। ये नहीं है कि भाई एक पे एक ऑपरेशन आए जा रहे हैं और आप किए जा रहे हो, ना तो वहां के टेबल साफ कर रहे हो, ना वहां के इंस्ट्रूमेंट साफ कर रहे हो, ना आप कपड़े चेंज कर रहे हो, कुछ भी साफ सफाई नहीं कर रहे हो, एक पेशेंट को भेजा दूसरा लिया, दूसरे को भेजा तीसरे को लिया। ये क्या होता है, हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है। समझ में आया? क्योंकि ये संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा जरिया होता है। इज दैट क्लियर? तो वहां के एरिया को क्या करो, कंटामिनेटेड मत रखो, क्या करो, डिसइंफेक्टेड रखो। इन्फेक्टेड का मतलब होता है संक्रमित और डिसइंफेक्टेड का मतलब होता है असंक्रमित। तो वहां संक्रमण के तो कोई चांसेस रखने ही नहीं है अपने को। समझ में आया? ये क्या हो गई ऑपरेशन थिएटर के अंदर कि भाई कैसी कैसी सिचुएशन हम लोग क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उन सिचुएशंस को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, कैसे कैसे वहां के एरिया को आपको साफ सुथरा रखना है, वो सारी चीजें पढ़ी। नेक्स्ट, जब हम लोग सर्जरी करने जाते हैं तो उस दौरान हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टेक्निक होती है वो क्या होती है, हैंड वॉशिंग। समझ में आया? हैंड वॉशिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? अगर आपने अपने हाथों को साफ सुथरा नहीं रखा है तो भाई एरिया कितना ही साफ सुथरा हो, जब आपके हाथ ही अच्छे से साफ नहीं है तो वो भी संक्रमण फैला सकते हैं। आपको पता है हैंड वॉशिंग, एक होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग और एक होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग का आपको पता है जो आजकल हम कोरोना में करते हैं,
सैनिटाइजर लिया, हाथों को रब किया, फिंगर विंगर को सबको कर लेते हैं और हाथ क्या हो गए अपने क्लीन हो गए, स्टेराइल हो गए। सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, 10 मिनट, कम से कम 8 से 10 मिनट तक हाथों को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, उसको बोलते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ये सर्जिकल जो हैंड वॉशिंग होती है हमेशा कैसे होती है, इस सिचुएशन के अंदर जब भी सर्जरी करनी होती है या सर्जरी करने के बाद हाथ धोए जाते हैं, हाथ धोते हैं तो वो कैसे धोते हैं, आपकी हथेली से लेके कोहनी तक, कभी भी ऐसे नहीं धोने हैं क्योंकि ये एरिया ज्यादा कंटामिनेटेड है बजाय हथेली के। सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा संक्रमित एरिया हाथों का कौन सा होता है, ये वाला एरिया, ना कि आपकी पाम, हथेली नहीं है, फिंगर और ये आपके कंटामिनेटेड इतने नहीं है जितने ही है। तो हैंड वॉशिंग का एक ही तरीका है कि लो कंटामिनेशन से हाई कंटामिनेशन की तरफ क्या करो, हाथों को धो, मतलब कम संक्रमण से ज्यादा संक्रमण की ओर हाथों को धो। अगर ज्यादा संक्रमण वाले से कम संक्रमण की ओर लेके जाओगे तो खुद तो है ही बेकार और एरिया को भी वो क्या कर देगा, बेकार कर देगा। इज दैट क्लियर? तो हमेशा क्या करेंगे, ये एरिया ज्यादा संक्रमित है तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे हाथों, पानी यहां से गिरेगा, फिंगर से स्टार्ट होगा और एल्बो तक पानी जाना चाहिए। और मेडिकल हैंड वॉशिंग में हाथ कैसे धोए जाते हैं, एल्बो से लेके हम अपनी अंगुलियों तक, पानी ऊपर से गिरेगा कहाँ, हाथ हम क्या रहेंगे ऐसे लटका के रखेंगे, यहां से स्टार्ट होगा और नीचे जाएगा पानी। समझ में आ रहा है? जो नॉर्मली हम घरों में धोते हैं ना भाई, बाहर से आया तो हाथ कैसे धोते हैं, हाथ पैर ऊपर से डालते हैं पानी नीचे चला जाएगा, पर सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हाथ ऐसे धोए जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब इनमें कुछ स्टेप्स भी होती है कि हम 7-8 तरीकों से हाथों को धोते हैं। कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती है, पहले हाथों को रब करो, फिर फिंगर्स को आपस में करो, फिर अपनी जो भी फिंगर्स होते हैं उनको लॉक करके रखो, फिर थंब को धो, फिर पाम पीछे से शॉल की तरफ करो, फिर नकल्स को धोते हैं और लास्ट में जाके हाथों को साफ कर लेते हैं। ये होता है हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स। ये हैंड वॉशिंग इसलिए जरूरी है ताकि संक्रमण ना फैले। पहली कंडीशन देखते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया। सर्जिकल हैंड वॉशिंग से पहले नर्स को अपने नेल्स है वो छोटे छोटे काट लेने चाहिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। जो भी उन्होंने हाथ फिंगर्स में ज्वेलरी वेलरी, हाथ में ब्रेसलेट जो भी पहना है सब उसको निकाल देने चाहिए, नेल पॉलिश भी उसको हटा देनी चाहिए। ये तो पहला पॉइंट है। हैंड वॉशिंग से पहले जब भी वो सर्जरी के दौरान बातें की जा रही है उस दौरान उस नर्स के नाखून कटे हुए होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, नेल पेंट वहां नहीं लगी रहनी चाहिए, वहां पे रिंग वगैरह या ज्वेलरी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सर्जिकल हैंड वॉशिंग के दौरान हाथों को हमेशा कोहनी से ऊपर रखना चाहिए। ऐसे जैसे मैंने बता दिया, हाथों को हमेशा एल्बो से ऊपर रखना चाहिए, अर्थात हैंड वॉशिंग के दौरान पानी का प्रवाह हाथों से एल्बो की ओर ही होना चाहिए। पानी का प्रवाह कहां से होना चाहिए, हाथों से एल्बो की ओर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्जिकल एसेप्सिस में एल्बो है हाथ की, वो क्या होती है, ज्यादा संक्रमित मानी जाती है। जो हाथ की अपनी कोहनी होती है वो क्या होती है, ज्यादा संक्रमित मानी जाती है। समझ में आया? और अगर मेडिकल हैंड वॉशिंग में देखा जाए तो हाथों को एल्बो के स्तर से नीचे रखा जाता है। समझ में आ रहा है? एल्बो को हाथों के स्तर से नीचे रखा जाता है। समझ में आया? ये क्या होगी, मेडिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल में हाथों को एल्बो से ऊपर रखा जाता है, जबकि मेडिकल में एल्बो को क्या करना है, हाथों के स्तर से नीचे रखना है। इज दैट क्लियर? दोनों में समझ में आई? पहले वाले में एल्बो को क्या करो, हाथ ऊपर रखो और एल्बो नीचे रखो, ऐसे। मेडिकल के अंदर एल्बो ऊपर रखी जाती है और हाथ नीचे रखे जाते हैं ताकि पानी का हो एल्बो से
मेडिकल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, हाथ ज्यादा कंटामिनेटेड होते हैं, जबकि सर्जिकल के अंदर एल्बो ज्यादा होती है। समझ में आया? तो दोनों प्रोसीजर समझ लिया आपने कि हैंड वॉशिंग सर्जिकल की जाएगी तो कैसे होगी, एल्बो से ऊपर रखना है हाथों को, और अगर मेडिकल हैंड वॉशिंग की जा रही है तो हमेशा हाथों को एल्बो से नीचे रखा जाएगा। ये क्या हो गई, हैंड वॉशिंग की कुछ प्रक्रियाएं होगी। टेक्निक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे हैंड वॉशिंग की, तो यहाँ पे 8 प्रकार की हैंड वॉशिंग की टेक्निक दी गई है। पहली क्या होती है, पाम टू पाम, मैंने बोल दिया, आपने साबुन ली, साबुन लेके दोनों हाथों को आपने क्या किया, आपस में रब की। दूसरी क्या हुई, बिटवीन फिंगर्स, उस साबुन को या उस जो भी जेल वेल था आपका, उसको क्या किया, आपने अंगुलियों के बीच में डाला है ऐसे कर करके। तीसरा क्या करना है, बैक टू हैंड, यहाँ पे ओवरलेस करना है फिंगर्स को, मतलब लॉक लगा देना है ऐसे कर करके दोनों हाथों से। चौथा क्या करना है, थंब को, यहाँ पे बैक टू ऑफ हैंड, यहाँ पे क्या करना है, थंब को, दोनों हाथों के अंगूठों को क्या करना है, रब करना है, रगड़ना है आपस में। बैक ऑफ फिंगर, यहाँ पे क्या करना है, ऐसे, मतलब एक हाथ को ऐसे रखना, दूसरे हाथ को, तो इन दोनों हाथों के नाखून क्या हो जाएंगे, वहां पे जो भी शॉप या जो आपने हैंड वॉशिंग के लिए हैंड वॉश यूज किया है, वो वहां पे क्या होगा, जो भी झाग वाग होंगे वो नाखूनों के अंदर वगैरह घुस के वहां से क्या कर देगा, साफ सफाई करेगा। तीसरा फिंगर नेल्स, यहाँ से क्या करना है, हथेली के अंदर एक हाथ के नाखून रगड़ने, दूसरे हथेली में दूसरे हाथ के नाखून रगड़ने। समझ में आ रहा है, फिंगर नेल्स। व्रिस्ट, पूरे के दोनों हाथों की व्रिस्ट को, कलाई को क्या करना है, साफ करना है, रगड़ना है, और फिर क्या करना है, धो लेना है हाथों को, और कॉटन के कपड़े से रैप करके सुखा लेना है। गीले हाथों में ग्लव्स नहीं पहनने रे पागलो। क्या करना है, जैसे ही हाथ को अच्छे से धोया, धोने के बाद क्या करने, आपको अपने हाथों को गीले कपड़े से नहीं, सूखे कपड़े से साफ करोगे, और साफ करके जैसे आपके हैंड्स पूरी तरीके से ड्राई हो गए, भाई रिंज का मतलब होता है पानी डालो, पानी डालने के बाद वाइप ड्राई, उसको तब तक पूछते रहो जब तक आपके हाथ है वो सूखे ना हो जाए। इज दैट क्लियर? ये क्या होती है, 8 प्रॉपर हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स होती है। समझ में आया? पहला क्या होता है, हथेली को हथेली से रगड़ो, फिर दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में क्या करो, ऐसे रगड़ना स्टार्ट करो, फिर एक हाथ को दूसरे हाथ के पीछे रखो, फिर दूसरे हाथ को पहले हाथ के पीछे रखो। चौथी, दोनों हाथों के थंब्स को, अंगूठों को क्या करना है, साफ करना है। फिर क्या करना है, अंगुलियां और नेल्स आपस में ऐसे रगड़नी है। फिर क्या करना है, हथेली पे एक हाथ के नाखून, फिर दूसरे हथेली पे दूसरे हाथ के नाखून, कलाई को साफ करना है, फिर पानी से धो के और सूखे कपड़े से हाथों को साफ कर लेना है। ये क्या हो गए, हैंड वॉशिंग की कुछ टेक्निक, जो कि सर्जिकल एसेप्सिस और मेडिकल एसेप्सिस में जरूरी होती है। अदरवाइज ये क्या करवा सकते हैं, संक्रमण करवा सकते हैं। कोई भी चीज करने से पहले और करने के बाद दोनों ही सिचुएशन में हैंड वॉश बहुत ज्यादा जरूरी है। हैंड वॉशिंग एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। समझ में आया? हैंड वॉशिंग एक ऐसी चेन है या ऐसी प्रक्रिया है या मेथड है जिसके द्वारा हम संक्रमण की चेन को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्या होती हैं, मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग इसमें जरूरी होता है, चाहे वो ऑपरेशन कर रहे हो या आपने कर दिया हो, दूसरा करने जा रहे हो, कोई माइनर प्रोसीजर कर रहे हो, आप पेशेंट को टच भी कर रहे हो, हर एक चीज के अंदर आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग। ये हमारा टॉपिक था कि ऑपरेशन रूम क्या होता है, ऑपरेशन रूम को आप कैसे साफ सुथरा रख सकते हो, साफ सुथरा कौन कौन सी सिचुएशन में रखा जाता है। एक तो ऑपरेशन दिन के पहले, ऑपरेशन से पहले मतलब दिन के शुरुआत में, फिर एक ऑपरेशन हो गया, दूसरे ऑपरेशन होने के बीच में, फिर लास्ट का ऑपरेशन हो गया, मतलब जो लास्ट कंडीशन हो जा रही है। अब भाई दिन में जितने भी ऑपरेशन होंगे ना, हर एक ऑपरेशन के बीच में आपको ओटी तो साफ करनी है। 2 ऑपरेशन के बीच में ओटी तो साफ करनी ही है। और लास्ट में जब सारे ऑपरेशन हो गए तब वापस सारी चीजें अपनी जगह पे सेट करो, साफ सफाई करके
दरवाजा बंद कर दो। समझ में आया? ये क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर को क्लीन करने का तरीका। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। आई थिंक ऑपरेशन थिएटर, हैंड वॉशिंग आपको समझ में आया होगा। बाकी हम क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।